नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक शहर जहां जिंदगी एक डिसिप्लिन के साथ चलती है, बिना गाड़ियों के हॉर्न की आवाज के। और हवा इतनी साफ होती है कि यहाँ सांस लेना खुद एक सुकून बन जाता है। और पूरे पहाड़ पर इतने पास पास बने हुए घर जो एक साथ मिलकर देखने में बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लगते हैं। ये है आइजोल, मिजोरम की राजधानी। एक ऐसा शहर जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए जाना जाता है। आइजोल स्पेशल इसलिए है क्योंकि यह लाइफ स्लो है, डिसिप्लिन है और नेचर के साथ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये इंडिया के क्लीनेस्ट और मोस्ट पीसफुल सिटीज में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग सिंपल है, कल्चरली बहुत ही डीपली रूटेड है और सनसेट व्यूज ऑनेस्टली नॉर्थ ईस्ट के बेस्ट व्यूज में काउंट होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जगह मेरे होम टाउन से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है, लेकिन फिर भी इतने सालों तक यहाँ आने का मौका नहीं मिल पाया। वजह भी थी, बहुत टाइम तक मिजोरम का टूरिज्म भी लिमिटेड रहा क्योंकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं था। या तो डायरेक्ट लेंगपुई एयरपोर्ट तक फ्लाइट लेना पड़ता था या फिर गुवाहाटी से लंबी और चैलेंजिंग रोड जर्नी करनी होती थी। इसी वजह से यहाँ वही लोग आते थे जो थोड़ा एफर्ट लेना चाहते थे, और जो आते थे यहाँ पर वो इन प्रिस्टीन नेचर और यूनिक कल्चर और एकदम शांत एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस लेकर ही जाते थे। क्राउड और नॉइज कम था और नेचर बिल्कुल अनटच्ड। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आइजोल का ट्रिप कैसे प्लान करें, यहाँ पर पहुँचने के बेस्ट ऑप्शंस क्या है, कौन से प्लेसेस मिस नहीं करनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बजट कितना होगा इस ट्रिप को करने में। हर एक डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आइजोल मिजोरम आप पहुंचोगे कैसे। पहला और सबसे इजीएस्ट ऑप्शन जो है वो है बाई फ्लाइट आप आइजोल पहुंच सकते हो। दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, इम्फाल, सिलचर से आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स के ऑप्शंस मिल जाती है। दूसरा है ट्रेन, जो आपको थोड़ा आगे चलकर डिटेल में बताते हैं। हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं बाई ट्रेन अपने होम टाउन से, जिसका नाम है हाइलाकांदी। तो सुबह लगभग 5 बजे अलार्म बजता है, इतनी ठंड में रेडी होते हैं और निकल पड़ते हैं स्टेशन की तरफ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारा घर रेलवे स्टेशन से बस थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आज का दिन वैसे ही थोड़ा स्पेशल था और इस सफर को और भी खास बना रहा था एक और रीजन। मैं ट्रेवल कर रहा था अपने बचपन के दोस्तों के साथ। सच बताओ तो बचपन के दोस्तों के साथ ट्रेवल का एक्साइटमेंट अलग ही होता है, लेकिन जब आप पहली बार पेरेंट्स बनने के बाद उनके और उनके फैमिलीज के साथ ट्रेवल करते हो तो वो एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। हमारी ट्रेन थी 15609 गुवाहाटी साइरंग एक्सप्रेस, जो कि थोड़ी लेट थी आज, लगभग 1 घंटा। लेकिन सुबह का वेट बुरा नहीं लगा। ठंडे मौसम में गर्म चाय, प्लेटफॉर्म पर हंसी मजाक, बच्चों की एक्साइटमेंट और वो फीलिंग कि हम सब मिलकर एक नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और इस जर्नी का एक हिस्टोरिकल एंगल भी था। बहुत सालों तक मिजोरम का रेलवे कनेक्शन सिर्फ भैरबी तक ही सीमित था, जो मिजोरम का पहला रेलवे स्टेशन था। उसके बाद आइजोल या स्टेट के इंटीरियर तक पहुंचने के लिए लंबी और चैलेंजिंग रोड जर्नी की ऑप्शंस होती थी। लेकिन 2025 में भैरबी साइरंग रेलवे लाइन के कंप्लीट होने के बाद सब कुछ बदलने लगा। साइरंग, जो आइजोल से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है, अब मिजोरम का सेकंड रेलवे स्टेशन बन चुका है। इसी लाइन के साथ मिजोरम फाइनली भारत के नेशनल रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कनेक्टिविटी, टूरिज्म और डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर है। आज के टाइम पर आप साइरंग तक डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हो गुवाहाटी, कोलकाता और दिल्ली जैसे मेजर सिटीज से। और आने वाले समय में और भी शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी शुरू होने वाली है। इसलिए हम लोग जब इस ट्रेन में सफर कर रहे थे
तो सिर्फ ट्रेवल नहीं कर रहे थे, हम लोग एक नए एक्सपीरियंस का हिस्सा भी बन रहे थे। एक ऐसा सफर जो मिजोरम के लिए भी नया था और हम जैसे ट्रेवलर्स के लिए भी। और ये पूरा सफर भी काफी खूबसूरत होता है। इस रूट पर सफर करते हुए आपको पता चलता है कि ये एक नॉर्मल रेलवे लाइन नहीं है। भैरवी से सायरंग तक के इस स्ट्रेच में लगभग 45 से भी ज्यादा टनल्स और 50 से ऊपर ब्रिजेस हैं। हर कुछ मिनट में ट्रेन या तो किसी टनल में घुस जाती है या फिर कोई एक ब्रिज के ऊपर से गुजरती है, जहाँ नीचे सिर्फ पहाड़, जंगल और दूर दूर तक फैली हुई हरियाली होती है। इसलिए जब आप इस ट्रेन में बैठकर ट्रेवल करते हो तो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि पूरी जर्नी ही एक एक्सपीरियंस बन जाता है। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है आपके लिए, ILP यानी इनर लाइन परमिट। तो स्वागत है आप सभी का मिजोरम में। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं सायरंग रेलवे स्टेशन और यहाँ पर जो पहुंचने के बाद आपको ILP बनाना पड़ता है, जो कि इनर लाइन परमिट होता है। वो आप ऑनलाइन बना सकते हो या तो आप यहाँ पर उतरने के बाद रेलवे स्टेशन पर ही बना सकते हो। अगर आप एयरपोर्ट फ्लाइट से आ रहे हो तो एयरपोर्ट पे भी आप बना सकते हो। और ये देख सकते हो पीछे ये सारा टैक्सी स्टैंड, यहाँ पर जो आपको सारे जो है टैक्सी मिल जाएगा। आप पहले से बुकिंग करके आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में यहाँ पर आने के बाद इमीडिएटली आपको शायद टैक्सी मिलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग ने भी जो पहले से बुक करा के रख दिया है। फिलहाल जाते और दिखाते आपको जो है ILP यहाँ पर बनाने के लिए कितना ज़्यादा भीड़ होता है। काफ़ी भीड़ होता है। हम लोग ने तो ऑनलाइन ही बना दिया था। तो आगे चलते चलते आपको बताते हैं ILP का सारा प्रोसेस। अच्छी बात यह है कि आज के टाइम ILP अप्लाई करना काफी इजी हो गया है। आप ऑनलाइन ILP के थ्रू अप्लाई कर सकते हो ऑफिशियल मिजोरम गवर्नमेंट पोर्टल पर। ILP का कॉस्ट 350 रुपए पर पर्सन होता है। अप्रूवल बहुत ही जल्दी मिल जाता भी है। अगर आप ऑनलाइन में ILP नहीं लेते हो तो आपको एयरपोर्ट या सायरंग रेलवे स्टेशन पहुंचकर भीड़ में लाइन लगकर बनाना पड़ेगा, जिसमें काफी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा आपका। तो पहले से ही ऑनलाइन अप्लाई करके आना ही बेस्ट होता है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद वेरिफिकेशन में जो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस हम लोग का ILP देखा। और हम लोग के साथ छोटे बच्चे थे तो उन लोगों का भी जो है कुछ ज़्यादा जो है पूछा नहीं। बच्चे लोगों के लिए जो है नहीं चाहिए होता है, बस एडल्ट्स के लिए चाहिए होता है। टैक्सी ऑप्शंस सायरंग स्टेशन पर मिल जाती है, जिसमें आप शेयर टैक्सी पे ले सकते हो आइजोल के लिए कुछ 200 रुपए पर पर्सन में, और प्राइवेट टैक्सी आपको 800 से 1000 रुपए छोटी गाड़ी के लिए पे करना पड़ सकता है। हम लोगों ने एक इनोवा कार बुक कराया था जिसका चार्जेस 2500 पड़ा था, क्योंकि पीक क्रिसमस का टाइम था। जैसे ही हम लोग आइजोल सिटी एंटर करते हैं, देखते हैं पूरा शहर एक वार्म और जॉयफुल वाइब दे रहा था। सिंपल रीजन था क्रिसमस ईव। आइजोल में क्रिसमस और न्यू ईयर सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं होते, बल्कि एक इमोशन जैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं। चारों ओर म्यूजिक, सॉन्ग्स, कुछ एक्टिविटीज चलते रहते हैं और मार्केट भी पूरा खचाखच भरा हुआ होता है। काफी हैपनिंग वाइब था। मिजोरम में क्रिसमस का सेलिब्रेशन काफी स्पेशल माना जाता है, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है। इस टाइम पर फैमिलीज साथ आती है, स्पेशल खाना बनता है, मिडनाइट प्रेयर्स होती है और न्यू ईयर के टाइम भी चर्चेस और कम्युनिटी हॉल्स में काफी इवेंट्स होते हैं। अगर आप आइजोल का फेस्टिव साइड देखना चाहते हो तो दिसंबर एंड का टाइम एकदम परफेक्ट होता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आइजोल विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच ही होता है। वेदर प्लेजेंट रहता है, बारिश कम होती है, ठंड भी रहता है और साइट सीइंग कंफर्टेबली हो जाती है। समर मंथ्स में क्लाइमेट ज्यादा हार्श नहीं होता है, लेकिन मॉनसून के टाइम ट्रेवल थोड़ा स्लो हो जाती है, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है और घूमने फिरने में भी दिक्कत होती है। वैसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आपके लिए कि आइजोल में फेस्टिवल्स और संडेज को लोग पूरी तरह से फैमिली और चर्च के लिए टाइम रिजर्व रखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ क्रिसमस डे, उसके अगले दिन न्यू ईयर डे और हर संडे को ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद रहती है। सिर्फ इमरजेंसी मेडिकल स्टोर्स या कुछ लिमिटेड प्लेसेस ही ओपन मिलते हैं। हमने ये चीज थोड़ा लेट रियलाइज की। अगर आप एक होम स्टे में रुक रहे हो तो ग्रोसरी, स्नैक्स और बेसिक एसेंशियल्स पहले से ही खरीद लेना बेस्ट होता है, स्पेशली फेस्टिवल सीजन में। एक्चुअली ये चीज प्रॉब्लम कम और कल्चर ज्यादा है। यहाँ पर लोग काम से ज्यादा फेथ, फैमिली और कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। और ऑनेस्टली
इस डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट को देखकर आइजोल और भी स्पेशल लगता है। तो हम लोग भी थोड़ा सामान वगैरह खरीद लेते हैं और चलते हैं अपने होम स्टे के लिए, जिसका नाम था ग्रीन व्यू सिटी स्टे। हमने यहाँ एक 2 बीच के अपार्टमेंट बुक किया था, जो फैमिलीज के साथ ट्रेवल करने के लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन निकला। रूम का रेंट हम लोग ने यहाँ पर 5000 पर नाइट का पे किया था, जो स्पेस और कंफर्ट के हिसाब से काफी रिजनेबल लगा। रूम्स काफी क्लीन था, बेसिक एमिनिटीज सब अवेलेबल थी और सबसे अच्छी बात बालकनी से मिलने वाला व्यू। लेकिन वेट, आइजोल सिटी का असली मैजिक शुरू होता है सनसेट के बाद। यहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि सिटी को एक नया रूप दे देती है। कितनी खूबसूरती से पहाड़ों पर डेवलप हुआ ये पूरा शहर, एक ऊपर एक बसे हुए घर, जिगजैग रोड्स और हर कोने से आती रोशनी। ऑनेस्टली इतना कलरफुल नाइट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अगले दिन जब नींद खुलती है तो कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिले। नीचे पूरी वैली के बीच एक क्लाउड्स बेड बना हुआ था। पूरा शहर बिल्कुल साइलेंट थी, गाड़ियों का शोर नहीं, लोगों की आवाज नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और एक फ्रेश फीलिंग। आज क्रिसमस डे था, इसलिए पूरा शहर थोड़ा स्लो था। लोग अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और ज्यादातर लोग सुबह सुबह चर्च जा रहे थे। हम लोग भी इस मोमेंट का हिस्सा बनते हैं और चर्चेस विजिट करते हैं यहाँ के। हम लोग आज करेंगे साइट सीइंग, देखते हैं साइट सीइंग में क्या कुछ खुला रहता है, क्योंकि आज मोस्टली पूरा जो है बंद है पूरा मिजोरम। मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरा एकदम गला पूरा बैठ गया। हाँ, देखते हम लोग को भी पता नहीं आज क्या क्या देखने को मिलेगा। हम लोग बस निकल रहे, थोड़ा चर्च में जाएंगे, उसके बाद इस जगह की वाइब्स को एंजॉय करेंगे। रात को बहुत ज़्यादा अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ के रास्ते लेकिन जो है काफ़ी स्टीप है, देख सकते हो, कैमरा में समझ में नहीं आ रहा लेकिन काफ़ी स्टीप है। सब तैयार है एकदम क्रिसमस वाला वाइब्स लेकर देख सकते हो। और मिस्टर मजदूर, चलो रास्ता देख सकते हो खाली है, सारे दुकान जो है पर मार्केट क्लोज्ड है आज, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है क्रिसमस के दिन सब कुछ बंद रखते हैं और सब अपने फैमिलीज के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद हम लोग अपना साइट सीइंग स्टार्ट करते हैं आइजोल में, जिसमें पहले हम लोग विजिट करते हैं लाल सवुंगा पार्क। ये बेसिकली एक पार्क है, जाकर देखते हैं आगे जाकर कि कैसा क्या है, व्यू देखने को मिलता है यहाँ से। अद्विति सो के उठ गई है एकदम चार्ज। हाँ, और अपना हीरो सो रहा है। ऑनेस्टली ये जगह सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक प्रॉपर नेचर एक्सपीरियंस है। एंट्री के बाद हमें एक मिनी ट्रैक करना पड़ता है और ट्रैक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है 2 वुडन हैंगिंग ब्रिजेस, जो थोड़ा थ्रिल भी देती है और साथ में सीनिक व्यूज भी। ये लेकिन खतरनाक हिलता है, लेकिन बाप रे, पूरा लेकिन लकड़ी का ये ब्रिज है और खतरनाक हिलता है, देख सकते हो। यहाँ पर इस तरह के जो है 2-3 ब्रिज है, 2 ब्रिज है आई थिंक, और आपको चल के जाना पड़ता है। देख सकते हो रास्ता कुछ इस तरह का है। अगर छोटे बच्चे हैं साथ में तो आप लेकर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो संगीता और बाकी सब लोग जो है गाड़ी पर ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सोचा थोड़ा आगे जाकर देख कर आता हूँ। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो, हर स्टेप के साथ वैली और ज्यादा वाइड होती जाती है। टॉप पर पहुंचकर जो व्यू मिलता है वो लिटरली ब्रेथ टेकिंग है। नीचे पूरी ग्रीन वैली, दूर दूर तक मिजोरम के खूबसूरत माउंटेन रेंजेस दिख रहे थे। ये जगह इतना अच्छा लगा कि हम लोग यहाँ पर काफी देर तक रुक गए। फोटोज, वीडियोस और बैठकर इस व्यू को एंजॉय करना, कुछ इसी में आधा दिन ही निकल गया हम लोगों का। फिर लाल सवुंगा पार्क से निकलकर हम लोग गए दोरपुई चर्च। ये आइजोल के ओल्डेस्ट और मोस्ट रेस्पेक्टेड चर्चेस में से एक माना जाता है। फिर चर्च विजिट करने के बाद
एक चैलेंज का सामना हम लोगों को करना पड़ता है आज, जो कि था लंच। क्योंकि जैसे आपको बताए थे कि आज क्रिसमस डे था, ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे। काफी देर तक हम लोग सिटी में ही इधर उधर घूमते रहे, लेकिन कुछ मिला नहीं। भूखे पेट सिटी से कुछ 22 किलोमीटर की दूरी पर निकल गए एक व्यू पॉइंट के लिए। पर तभी अचानक से गली के एक कोने पर एक आंटी मिल गई जो रोड साइड पर मोमोज और चना राइस बना रही थी। भूख इतनी ज्यादा थी कि हमने सोचा बस यही ट्राई कर लेते हैं। और सच कहूँ, उस मोमेंट पर वो फूड भी परफेक्ट निकला। सिंपल था, घर जैसा था और भूखे पेट के लिए तो सबसे बेस्ट था। लंच करके कुछ 1 घंटे की सफर के बाद हम लोग जाकर पहुंचते हैं सकरमुइतोय त्लांग व्यू पॉइंट। यहाँ पर एंट्री चार्जेस 20 रुपीज था। काफ़ी टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में, लगभग 2 घंटा लग गया। मेन टाउन से कुछ 1 घंटे की दूरी पर है ये जगह। और यहाँ से जो आपको पूरे माउंटेन का जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलता है। थोड़ा ठंडा भी लग रहा है यहाँ पर, अभी शिवर कर रहे हैं, थोड़ा जैकेट पहनना पड़ेगा लग रहा है। तो यहाँ से स्टेप्स से हम लोग को जाना पड़ेगा ऊपर। चलते दिखाते आपको कैसा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। और लगभग 500 मीटर का शॉर्ट ट्रैक करना होता है। ट्रैक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर जो व्यू मिलता है वो आज के दिन का सबसे बेस्ट मोमेंट बन गया था। पीछे देख सकते हो ये कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक जो है इन माउंटेन रेंजेस का नज़ारा अमेजिंग। शांत भी है, अच्छा लगता है। हाँ, काफ़ी शांत है। और इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत निकला। यहाँ से सनसेट देखना सच में शब्दों से बयां करना मुश्किल है। आइजोल के बेस्ट सनसेट में से एक माना जाता है। आपको दोनों तरफ बेहद ही खूबसूरत माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। सब बताओ कैसा लगा ये जगह? बहुत सुंदर, ट्रैक करना वर्थ इट है कि नहीं? एकदम इट्स वर्थ इट। मस्त है। ऊपर भी जा सकते हो आप लोग, और इस साइड भी देख सकते हो बहुत लोग जाते हैं। हम लोग जो है थोड़ा यहीं तक जो है बैठते, थोड़ा अच्छा जगह लेकर, और इस शांति भरा जो है व्यू को एंजॉय करते हैं। ये वही जगह है जहां आप कैमरा नीचे रखकर बस अपने आंखों से इस पल को एंजॉय करना चाहेंगे। इस जगह पर आप सनसेट के टाइम पर ही आना और थोड़ा समय लेकर आना, क्योंकि यहाँ बिताई गई हर एक समय वर्थ इट लगेगा आपको। और हाँ, ये जगह थोड़ा हाइट पर है, तो आपको थोड़ा ठंड ज्यादा लग सकता है यहाँ पर मेन सिटी से, तो साथ में गर्म कपड़ा जरूर रखें। मेन पार्किंग पर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप चाय और स्नैक को भी एंजॉय कर सकते हो। और कुछ ऐसा ही था हम लोगों का डे 2 आइजोल में। डे 3 में आप जाइए अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने के लिए रिएक, जो कि काफी एक पॉपुलर जगह है जहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत सनराइज देखने को मिलता है। वहां पर पहुंचने के बाद आपको कुछ 1 घंटा का हाइक करना होता है। ट्रैक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए बिगिनर्स, फैमिलीज और फर्स्ट टाइम ट्रेकर्स भी आराम से कर सकते हैं। और वहां पहुंचकर सनराइज के साथ नीचे की पूरी वैली बादलों की एक मोटी चादर से ढकी हुई दिखती है। ये एक मस्ट विजिट जगह है, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं जा पाए क्योंकि आज हम लोगों का लास्ट डे था आइजोल में, और बहुत कुछ और भी हम लोगों का छूट गया जो हम लोग कवर नहीं कर पाए। साथ में बच्चे भी थे तो ट्रैक करना भी पॉसिबल नहीं था। रिएक सिर्फ ट्रैक के लिए नहीं बल्कि मिजो कल्चर को समझने के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट जगह है। पीक के पास ही रिएक हेरिटेज विलेज है जहाँ ट्रेडिशनल मिजो हाउसेस को प्रिजर्व करके दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले के टाइम मिजो लोग कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल, आर्किटेक्चर और डेली लाइफ कैसी होती थी। इसी वजह से रिएक त्लांग को एक कल्चरल सिंबल भी माना जाता है। जिस दिन आप रिएक जाते हो उस दिन आपका लगभग आधा दिन ही चला जाएगा आने जाने में ही, तो उस हिसाब से अपना दिन प्लान करें। और हम लोग आज सुबह सबसे पहले निकल पड़ते हैं आइजोल का अभी के टाइम का सबसे पॉपुलर जगह, जो कि है ग्लास ब्रिज। यहाँ पर आप चाहो तो डे 2 को भी जा सकते हो सनसेट व्यू एंजॉय करने के बाद। शाम को ये जगह काफी कलरफुल लगती है क्योंकि यहाँ से एकदम ड्रोन वाला आइजोल सिटी का नाइट व्यू आपको इसी जगह से दिख जाएगी।
इस स्काई ब्रिज में जाने के लिए आपको एंट्री टिकट 100 रुपीज पर पर्सन पे करना होता है और काफी फोटोजेनिक जगह भी है। संगू, तुमको डर लग रहा है क्या? इसको देखो, इसको डर नहीं लग रहा है, लेकिन ज्यादा ही क्लियर है। हाँ वाह, देख सकते हो भाई, सब काफी हाइट है। लेकिन पास में एक कैफे भी है जो आई थिंक शाम के टाइम ही ओपन रहती है। हम लोग सुबह के टाइम गए थे तो बंद था। दिन का टाइम भी ये जगह काफी खूबसूरत लगता है। एक तो काफी फोटोजेनिक है क्योंकि आसपास के माउंटेन रेंजेस और पूरे आइजोल सिटी के व्यूज आपको देखने को मिलते हैं, तो आप काफी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो और बहुत सारे फोटोज वीडियोस भी आप यहाँ पर लीजिए और एंजॉय कीजिए इस जगह की खूबसूरती को। आज क्रिसमस का नेक्स्ट डे था 26 दिसंबर और उस दिन भी पूरा सिटी बंद था, लेकिन हम लोगों को डोमिनोज दिख गया आज, तो वहीं पर जाकर लंच कर लेते क्योंकि पता नहीं है कि आगे जाकर कुछ मिले भी शायद। और उसके बाद हम लोग जाकर विजिट करते हैं केवी पैराडाइज, जिसको लोग अक्सर आइजोल का मॉडर्न ताजमहल भी कहते हैं। लेकिन इस कंपैरिजन के पीछे सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक गहरी इमोशन छुपी हुई है। इस जगह का जन्म हुआ था प्यार और यादों से। साल 2001 में खोलरिंग बार्ते जी की पत्नी रोसंगपुई वार्ते का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। माफ कीजिएगा अगर नाम का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो। फिर खोलरिंग जी ने अपने प्यार को सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि अपनी पत्नी की याद में कुछ ऐसा बनाया जाए जो हमेशा उनके प्यार की गवाही देता रहे। इसी सोच से बना केवी पैराडाइज, जिसका नाम उन दोनों के इनिशियल्स खोलरिंग और वार्ते से लिया गया है। यह मेमोरियल उनके घर के पास ही बनाया गया है, एक ऐसी जगह पर जो खुद में ही बहुत खास थी। ये स्लोप आइजोल सिटी की तरफ फेस करती है, जहां से आप पूरे शहर का और आसपास के माउंटेन रेंजेस के व्यू को एंजॉय कर सकते हो। केवी पैराडाइज के बाद हम लोग निकल पड़ते वापस अपने होम स्टे की तरफ लगेज कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को आज रिटर्न होना था। तो रेलवे स्टेशन की तरफ जाते जाते हम लोग एक और बहुत ही स्पेशल जगह विजिट करते हैं ऑन द वे पर, सोलोमन टेम्पल। आइजोल के हर्ट में स्थित एक ऐसा धार्मिक स्थल जो भले ही नया हो लेकिन बहुत ही कम समय में ही मिजोरम के सबसे पहचाने जाने वाले लैंडमार्क्स में शामिल हो चुका है। सोलोमन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 1996 में शुरू हुआ था और लगभग 2 दशक के बाद दिसंबर 2017 में ये टेम्पल पूरी तरह कंप्लीट हुआ। काफी बड़ा और खूबसूरत टेम्पल है। आसपास के नज़ारे भी काफी खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ से हम लोगों को जाते जाते थोड़ा लेट हो गया था तो अंदर नहीं जा पाए, गेट बंद हो गया था। तो हम लोग निकल पड़ते हैं सायरंग रेलवे स्टेशन के लिए। शाम को 7 बजे था हम लोगों का रिटर्न ट्रेन और कुछ इसी तरह हम लोग बहुत सारी आइजोल की यादें लेकर निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। अब बात करते हैं खर्चे की। हम लोग अपने ग्रुप का खर्चा बताते हैं तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि आपका खर्चा कितना हो सकता है आइजोल को घूमने में। तो इस ट्रिप को करने में हम लोगों का 36,000 खर्चा आया था 5 लोगों का, जिसमें गाड़ी का भाड़ा हम लोगों ने 14,000 के आसपास पे किया था 3 दिन का। अगर आप 2 लोग हो तो एक छोटा गाड़ी भी हायर कर सकते हैं जिसका चार्जेस 8 से 9,000 पड़ जाएगा 3 दिन का। और होटल्स आपको यहाँ पर 1500 से लेकर 2000 में बजट होटल्स और होम स्टेज मिल जाएंगे। और ILP का 350 रुपये होता है पर पर्सन और साइट सीइंग का कुछ इस तरह का चार्जेस होता है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा इस ट्रिप को करने में कितना खर्चा आ सकता है। और अगर कोई और सवाल मन में है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। साथ में जरूर बताइएगा कि आइजोल का ट्रिप आप कब प्लान कर रहे हो।